नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति के गलियारे में जी हाँ, आज जो ये गलियारा है पूरी तरीके से दुख से पटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको हम लोग एम्स हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, इस स्थान पर इनका निधन हो गया। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 92 वर्ष के थे। और एम्स प्रबंधन ने यहाँ पर यह बताया है कि गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और उन्हें रात 8:06 पर एम्स हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टर ने तुरंत जी हाँ वेंटिलेटर पर रख करके उनका इलाज शुरू कर दिया था। और एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर की इनके इलाज में लग रही थी, लेकिन उनको जी हाँ सफलता हासिल नहीं हो पाई और पूर्व प्रधानमंत्री ने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। ओम शांति। गाइस, मनमोहन सिंह फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इनकी उम्र 92 वर्ष की थी। दोस्तों, जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जी हाँ शरीर के अंदर बीमारियां घर कर लेती हैं। गाइस, यही सेम सिनारियो, सेम सीन ठीक है आम शरीर के साथ होता है, ठीक है आम जनता के साथ में होता है। और एक यही चीज़ तो यहाँ पर इनके फेफड़ों में संक्रमण कुछ इस कदर बढ़ गया था, जिस संक्रमण को दूर करने के लिए और फेफड़े से संबंधी और साथ ही साथ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए पूरी टीम ने कल जी हाँ दिन रात एक कर दिया, लेकिन फाइनली डॉक्टर हार गए। दोस्तों, विधि का विधान कहते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले हम सबका खिलौना। जी हाँ, हमको 1 सेकंड ना अधिक मिलना है, ना हमको 1 सेकंड का कम मिलना है। जी हाँ, कोई भी यहाँ पर दोस्तों डिस्काउंट हमको नहीं मिलने वाला। गाइस, यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दिल्ली के नेताओं ने गहरा शोक जताया और सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने दुख को व्यक्त किया, इनको श्रद्धांजलि दी और इनकी सादगी को याद किया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक ऐसे राजनेता थे जो बहुत ही कम बोलने के लिए पहचाने जाते थे। आपको याद होगा, जिस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे 2004 से इन्होंने 10 साल तक लगातार जी हाँ ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इन्होंने शब्दों का प्रयोग उतना करा जितना जायज़ था, मतलब जितनी आवश्यकता थी। कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पर ही बोलो। अननेसेसरी बोल करके अपनी बॉडी की एनर्जी और अपने समय को जाया ना करो। ये इस सिद्धांत को फॉलो करते थे। मनमोहन सिंह जी की विनम्रता, शालीनता के सभी लोग कायल थे, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई दोस्तों राजनेता ही क्यों ना हो। मनमोहन सिंह जी ने कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोला। आप ध्यान से उनके कोई भी स्टेटमेंट देखिएगा, जब वो राज्यसभा के अंदर थे, जी हाँ आपको याद होगा उच्च सदन 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। उनकी स्पीच काफ़ी कट टू कट आपको मिलेगी, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और वहीं पर एक बार साल 2016 की बात है, जब इनसे एक पत्रकार ने इनका इंटरव्यू लिया था, उस समय इनसे एक सवाल किया गया था कि आप देश में शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी, जी हाँ आप शीर्ष पदों पर रहे हैं। उन पत्रकार ने ये बोला था कि आप भारत के वित्त मंत्री रहे हो, आप आरबीआई के गवर्नर रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री रहे हो इतने लंबे समय तक, फिर भी आपने कोई संस्मरण क्यों नहीं लिखा। मतलब कि यहाँ पर कि आपने राजनीति से संबंधित आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी यादें हैं, जी हाँ नकारात्मक सकारात्मक, इसको लेकर के आपने अपनी कोई बुक क्यों नहीं लिखी। ध्यान रखिएगा, इनकी नॉलेज बहुत बेहिसाब थी। जी हाँ, ये नॉलेज के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। और उन्होंने क्या किया, हमारे मनमोहन सिंह जी ने उन पत्रकारों को ये जवाब दिया कि सच्चाई दुख देती है। अगर मैं कोई संस्मरण लिख देता किसी बुक के माध्यम से, तो एक सच्चाई जो होती है उस बुक की, वो कहीं ना कहीं किसी को दुख दे सकती थी और मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये था इनका रिप्लाई। और वहीं पर जी हाँ जो लिंक्डइन है, इसने हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का एक रिज्यूम शेयर किया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक वायरल हो रहा है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इन्होंने कब कब किस किस वर्ष में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
सो गाइस, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को, ठीक है, 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जैसे ही 5 साल इनके पूरे हुए, दोबारा से ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 22 मई 2009 को दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और यहाँ वो 1998 से लेकर के 2004 तक विपक्ष के नेता थे। बट कभी दोस्तों आपने गौर किया है, जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी, राइट, हंगामे तब भी होते थे और हंगामे आज भी होते हैं। लेकिन आज के हंगामे में आपने देखा होगा कि शीतकालीन सत्र का जो आउटपुट रहा है वो काफ़ी नेगेटिव रहा है और आउटपुट काफ़ी ना के बराबर कम रहा है, हम कह सकते हैं। सो गैस, क्या वास्तविक रूप से पहले की राजनीति काफ़ी अच्छी थी, करने का जो तरीका था, जो डेकोरम था, जो सलीका था, वो काफ़ी अच्छा था, फिर जो आज का तरीका है कि सत्र को स्थगित करते रहो, जो मुद्दे हैं चाहे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिलाओं के अत्याचार को लेकर के, या फिर दोस्तों युवाओं का जो प्रोटेस्ट हो रहा है बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी प्रोटेस्ट, उसको लेकर के, या फिर किसानों के एमएसपी का प्रोटेस्ट, क्या ये सब सही चल रहा है भारत के अंदर? आपको क्या लगता है? क्या यही हमारा अमृतकाल है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक लंबे समय से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे और एक अर्थशास्त्री से राजनेता बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए की 2 सरकारों की अगुवाई करी है। जी हाँ, 10 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके मीडिया एडवाइज़र रहे थे संजय बारू। संजय बारू की एक किताब अभी कुछ वर्ष पहले पब्लिश हुई थी, आपको याद होगा उस बुक का नाम क्या दोस्तों? उस बुक का नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। जी हाँ, इससे संबंधित दोस्तों एक छोटी सी एक मूवी भी आई थी। अगर आपको इनके जीवन से संबंधित, जी हाँ, इनके जीवन के पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझना है, गहराई से जानना है, तो अब इस बुक को या फिर इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो संजय बारू हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, जो इनके साथ रहे हैं लंबे समय से, इनके एक्सपीरियंस को इस बुक के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने साफ साफ ये बोल दिया था कि मैं तो फिलहाल बुक लिखूंगा नहीं, हाँ अगर कोई और राइटर मेरे पर बुक लिखना चाहता तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तो संजय बारू ने फाइनली इनके जीवन के ऊपर ये बुक लिखी है और काफ़ी उम्दा बुक है, मतलब काफ़ी बेहतरीन बुक है। अब इन्होंने एक बार एक पहलू की घटना इस बुक में करी है। पहलू तो बहुत सारे हैं इस बुक के अंदर, लेकिन उसमें से एक पहलू मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों। इन्होंने ये कहा था किताब में, ये लिखा है कि मनमोहन सिंह जी छुट्टियाँ नहीं लेते थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 24/7 काम करते रहते हैं। बाकी दोस्तों जो मीडिया पत्रकार है वो ये मानता है, इनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप थकते नहीं हो, तो इनके रिप्लाई आपको मालूम ही होंगे कि ये बायोलॉजिकल है या फिर नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है, वो भी आपने इस पे सुनी होगी। अब यहाँ पे इस बुक में ये लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जी छुट्टियाँ नहीं लेते थे। अपने बिजी शेड्यूल में अगर मीटिंग के बीच में थोड़ा वक्त मिल गया तो अलग बात है। अब बारू जी ने इस बुक में ये भी लिखा है कि साल 2006 की मई में उन्हें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के उद्घाटन के लिए गोवा जाना था, राइट। उस दौरान बारू की ओर से ये प्रस्ताव आया था कि गोवा में वहाँ शनिवार का दिन, ठीक है, बिता करके हम गोवा घूम सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे रविवार को हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। जी हाँ, उस समय ध्यान रखिएगा कि इनका परिवार भी इनके साथ था। परिवार अच्छे से जानता था इनकी आदत के बारे में कि मनमोहन सिंह जी अपना एक भी घंटा, एक भी मिनट, जी हाँ, कहीं पर भी जाया नहीं करेंगे। इनको चाहिए हर समय से मेरे पास क्या आउटपुट आया, मैंने क्या देश की सेवा करी, ठीक है, क्योंकि जिस समय ऑफिशियल वर्क है, जो टाइम है, मैं ऑफिस का ही काम करूँगा। सो गाइस, ये थी इनके अंदर तत्परता देश की सेवा करने को लेकर के। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो वर्तमान के नेता है उनका कुछ और ही कहना है। जी हाँ, क्या लगता है कि वर्तमान के नेता इस समय, जी हाँ, जहाँ लगता है कि प्रॉफिट नहीं है तुरंत अपने दल को बदल लेते हैं। आज इस पाले में, मतलब इस पार्टी में, तो कल उस पार्टी में। चुनाव प्रचार के समय अंतिम दिन में भी लोग क्या करते हैं, जी हाँ, पलटी मार जाते हैं दूसरी पार्टी में। लगता है कि कुछ खास रुझान नहीं है, इस पार्टी की जीतने की उम्मीद नहीं है, तुरंत मैं रिजाइन देता हूँ। इस समय ये चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, आपको याद होगा 1991 में क्या हुआ था, जिस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वैश्विक स्तर पर। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूट गई थी। जो अभी वर्तमान में हालत पाकिस्तान के आप देख रहे हैं कि कोई भी उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, वैसा ही हाल हमारे भारत का भी हो गया था।
जी हाँ, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी थी। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस था अर्थशास्त्र का, ये हमारे भारत के लिए प्रत्यक्ष रूप से, मैं अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रत्यक्ष रूप से हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। और जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री बने, जी हाँ, इनके नेतृत्व में इतिहास में सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बहुत अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। औसतन 7.7% ये हमारी वृद्धि दर दर्ज की गई थी। लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारी उस समय इनके कार्यकाल में बन गई थी। और भारत उस समय 10वें स्थान से उछल करके 2014 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। जो अभी यहाँ पर दावे हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वर्तमान के समय के अंदर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी मोदी जी के काल में बन चुका है हमारा भारत, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी दोस्तों ये हम तमगा प्राप्त कर चुके हैं मनमोहन जी के कार्यकाल में। और उस समय लाखों लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी ऊपर उठा था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। जी हाँ, ये मेरा मानना है, बट आपका मानना क्या? वीडियो को पॉज करके मुझको कमेंट पक्का करना कि क्या आप लोग भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वैसे राजनीतिक किस्से काफ़ी हैं, ठीक है। कुछ किस्से छप जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं किस्से, और कुछ लोग जी हाँ अपने किस्सों को ज़्यादा उजागर नहीं होने देते। जी हाँ, सिंप्लिसिटी का वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। जैसे दोस्तों हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको याद होगा कि निधन के बाद जब उनके बैंक बैलेंस को, जब उनकी पासबुक को लोगों को दिखाया गया था कि इनके पासबुक में, मतलब इनके बैंक में इतना बैलेंस है, तो आम जनता काफ़ी दंग रह गई थी। उनके खाते में मात्र 365 रुपये 35 पैसे थे। जिस समय वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी कार, पर्सनल कार लेने के लिए, ध्यान रखिएगा, 12,000 की वो कार थी, पुरानी कार, उसके लिए भी बैंक से उन्होंने लोन लिया था। तो ये थी उनकी सिंप्लिसिटी। और वैसे ही सेम सिंप्लिसिटी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने जीवन को पूरा का पूरा क्या किया? निर्वहन किया। सो गाइस, यहाँ पर असीम अरुण जी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इनका ये एक्सपीरियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक वायरल हो चुका है। सो गाइस, साल 2004 में असीम अरुण जी 3 साल तक मनमोहन सिंह जी के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। और एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी जो घेरा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम जो होती है, इसका नेतृत्व करने वाली जो पर्सनैलिटी हैं, जो व्यक्ति थे, वो थे असीम अरुण जी। सो AIGCPT बोलते हैं इनको। ये वो व्यक्ति होता है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यानी कि यदि एक ही बॉडीगार्ड अगर साथ में रहना हो पीएम के, तो वो असीम अरुण जी उनके साथ हमेशा रहते थे। हम कह सकते हैं कि AIGCPT वो व्यक्ति होता है जो हमेशा पीएम के क्लोज चलेगा हर जगह। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक परछाई है। जी हाँ, ऐसे में उनके साथ, उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी, असीम अरुण जी ने ये लिखा। और यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है मारुति 800 को लेकर के, कि डॉक्टर साहब की अपनी केवल एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ा हुआ करती थी। मतलब कि BMW के पीछे खड़ी रहती थी मारुति 800। अब मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, जो मुझे सरकार की तरफ से कार मिली है BMW, उसमें चलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट दोस्तों वो गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। एक पीएम के पद को ध्यान में रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको ये गाड़ी दी थी। बट उस गाड़ी से वो खुश बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा अपनी मारुति 800 गाड़ी को देखा करते थे। जब भी दोस्तों उनका जो सिक्योरिटी का काफिला मारुति 800 के सामने से गुजरता था, तो उनका मन हमेशा क्या होता था? थोड़ा सा मन भर आता था। या फिर दोस्तों जैसे वो अपने मन में संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो मारुति 800 कार है वो ऐसे ही खड़ी हुई है। सोचिए, करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, ठीक है, मेरी तो गाड़ी मारुति 800 है। ये वाक्य उन्होंने शेयर किया असीम अरुण ने इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि जीवन जितना ज़्यादा होगा टेंशन उतना आधा होगा? या फिर दोस्तों वर्तमान की जो इस समय दोस्तों नेता वगैरह होते हैं वो काफ़ी फ़ख्र से, जी हाँ, जब नामांकन फिल करते हैं अपने किसी भी चुनाव में लड़ने का, उसमें फ़ख्र से अपनी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं कि मेरे पास कैश इतना है, बैंक में बैलेंस इतना है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, यहाँ वहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अपने सातों पुस्तकों को वो सिक्योर करके जाते हैं। और पहले के नेता ऐसे थे कि जो मात्र अपने बैंक में 365 रुपये 35 पैसे का बैलेंस छोड़ के जाते हैं। दोस्तों पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।